कड़वी सच्चाई है, जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट एकत्र किए जाते हैं। ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसे ब्रेक करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? आपको पता है अलग अलग तरह की जात है, अलग अलग तरह के हम रिलीजन्स बिलोंग करते हैं। हमारे देश में बहुत वास्ट है, ये बहुत रिच कल्चर है हम लोगों का, और ये हमारी ताकत बन सकता था, लेकिन हमने इसको अपनी कमजोरी बना लिया। तो हम ये जात पात में पड़े रहेंगे, हम धर्म में पड़े रहेंगे। किसी की एक पूजा करने का तरीका है, किसी की दूसरा पूजा करने का अपना तरीका है, उस तरीके के झगड़े में ही हम पड़े रहेंगे। क्या फर्क है आउटसोर्स में, कॉन्ट्रैक्ट में, प्राइवेट नौकरी में? कोई भी सरकारी दफ्तर जो काम वो खुद नहीं करना चाहते, किसी और प्राइवेट कंपनी को दे देंगे करने के लिए, या किसी स्टार्टअप को दे देंगे करने के लिए। जी जी। उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट नहीं किया गया, हमें आउटसोर्स पे रखा था, हमने इतनी मेहनत करी, कोविड के टाइम पे बुरे समय पर हमने काम किया और हमें परमानेंट नहीं किया गया। उसको कुछ काम दे, जैसे आउटसोर्सिंग का काम ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, अडानी अंबानी को देना बंद किया जाए, उसकी जगह छोटे स्टार्टअप्स को ये देना शुरू किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको पैसा दो, मैं ये कह रहा हूं उनको काम दो। आज के युवा को ये गाइडेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मिलती? और इसके साथ ही दूसरा ये भी सवाल होगा, क्या हिमाचल में पढ़ाई के साथ साथ कुछ नौकरी का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए क्या? अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम पे उसकी रिक्रूटमेंट कर देते हो, जिसे कैंपस प्लेसमेंट भी कहा जाता है, वो बहुत एक बढ़िया चीज है और वो होनी चाहिए। वो हमारे समाज में और खास करके हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही मैंने कम स्तर पे देखा है। वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी। हिमाचल की बात कर रहा हूँ, और जगह पर है, आपको साउथ में मिलेगी, लेकिन यहाँ जो है वो थोड़ा कम है, हिमाचल प्रदेश में कम है। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है वो जॉब के लिए इतना परेशान क्यों है? वो उसको आपने पढ़ने के लिए रखा, उसने बेचारे ने फीस दी, आपने उसको डिग्री दी और उसके बाद छोड़ दिया कि भाई अपने ऊपर जैसे मर्जी फिर आप नौकरी ढूंढो, जो मर्जी करो। फिर मेन मीडिया भी जो हमारा है ना, वो भी सही रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो सोशल मीडिया की खबरों को मेन मीडिया में दिखाया जा रहा है आजकल। वो समाज की बुराइयों को दिखा नहीं रहा, क्लियर तरीके से नहीं दिखा रहा। वो गवर्नमेंट्स की अच्छाई और बुराई को नहीं दिखा रहा। वो ये नहीं बता रहा है कि समाज किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके से चलेगा। सरकारों से आउटसोर्सिंग का पैसा ले लिया और भाग गए, फरार हो गए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस देश में अब नहीं खोलना है, मैं वापस से फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, वही देश अच्छा है, कम से कम ईमानदार तो है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और जबरदस्त पॉडकास्ट आप सबके लिए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं निखिल ठाकुर जी, जो कि अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से बहुत अवेयरनेस फैलाते हैं हमारे हिमाचल में और बहुत ज़रूरी मुद्दों को उठाते हैं। और साथ ही साथ बाय प्रोफेशन वो इंग्लैंड में हवाई जहाज के इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी में डिजिटल मैन्युफैक्चरर की पोस्ट पर कार्यरत हैं और इंग्लैंड से हमारे पास आए हैं और हिमाचल के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये दावा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने 1 घंटा अपना वेस्ट कर दिया। तो अच्छे बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप इस वीडियो को 1.5x मोड पर कर सकते हैं, ताकि वीडियो भी जल्दी से चले और आपको अच्छा एक्सपीरियंस भी हो। तो मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूं आज की पॉडकास्ट। निखिल जी, वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। फिर से आपके पास आया हूं और इस बार भी उम्मीद है कि सकारात्मक हमारी डिस्कशन रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज की हमारी पॉडकास्ट पिछले वाले से डिफरेंट होने वाली है जी। और पिछली पॉडकास्ट में लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए हमें, और मुझे पर्सनली भी मैसेज आए, मुझे लगता है आपको भी आए होंगे। काफ़ी आए मुझे भी। तो लोगों ने बहुत ऐसा सपोर्ट दिखाया और एक पॉजिटिवनेस दिखाई आपके लिए। तो हमें लगा कि अगर इतना सपोर्ट ऑडियंस दिखा रही है तो आपको क्यों ना एक बार फिर से बुला दिया जाए। नहीं, बहुत अच्छा किया। मुझे भी बहुत कमेंट्स आए और काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे, लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग भी जागरूक बन रहे हैं और बहुत अच्छी हमारी पहल है, बहुत अच्छी कोशिश है। हमारी पुरानी पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि जिन्होंने हमारी पुरानी पॉडकास्ट नहीं देखी है वो जाकर लिंक में क्लिक कर लें जी। और इससे पहले हमने बात की पॉलिटिकल मुद्दों पर जी, हिमाचल के क्राइसिस पर, कुछ लूप होल के बारे में हमने पता किया। आज में सीधा डायरेक्ट मेरा ये सवाल है कि हिमाचल का जो नौजवान है जी, वो कैसे भटक रहा है आउटसोर्स के स्कैम पर जी। आउटसोर्स एक सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि आजकल के नौजवानों के साथ हो रहा है जी। तो आप आउटसोर्स के इस स्कैम कह सकते हैं, मुद्दा कह सकते हैं, या कुछ भी इसे हम कह सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा जस्टिफाई करें, क्लियर करें। देखिए, आउटसोर्सिंग का एक, ये तो मैं इसको स्कैम ही बोलूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जो साजिश है, ये
चल रही है नौजवानों के साथ, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और नौजवानों को भटकाने का भी काम ये आउटसोर्सिंग के जरिए किया जा रहा है। उसमें बहुत सारे पहलू हैं। तो जो सबसे बड़ी जो बात है और ज़रूरी बात समझने वाली है कि आउटसोर्सिंग में कुछ कंपनीज जो होती हैं वो आउटसोर्सिंग की रिक्रूटमेंट्स करती हैं। तो इसमें कुछ फेक कंपनीज भी बनी हैं, कुछ ऐसी कंपनीज बनी हैं जो मौजूद ही नहीं है और उन कंपनीज ने रिक्रूटमेंट की है कुछ लोगों की, जैसे कि कुछ नौजवानों के साथ उन्होंने इंटरव्यूज कंडक्ट किए जो कि फेक इंटरव्यूज थे। अच्छा। और उसमें नौजवानों से उन्होंने पैसे भी लिए हैं, जैसे 1000 या 2000 रुपए या 3000 रुपए, इस तरह के पैसे भी उन्होंने लिए हैं कि हम तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, हम तुम्हें ऑफर लेटर भेज देंगे और वो सब। और नौजवान वेट करता है, ऑफर लेटर कभी भी नहीं आता क्योंकि वो फेक कंपनीज होती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो सरकारों के साथ रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो ये शो कर रही हैं कि सरकारी आउटसोर्सिंग का जो काम निकलता है उस आउटसोर्सिंग में वो जॉब देंगी। तो उस तरह का भी स्कैम जो है वो चल रहा है हिमाचल प्रदेश के नौजवान के साथ। और नौजवान इसमें इसलिए घुस जाता है या इसमें इसलिए जो है फंस जाता है क्योंकि बेचारा बेरोजगार है, परेशान है, उसको थोड़ी सी भी जहां उम्मीद की किरण नजर आती है, जहां पे उसको लगता है कि यहाँ मेरी नौकरी लग सकती है या मैं यहाँ से कमा सकता हूँ, वो उस तरफ चलना शुरू कर देता है बिना सोचे समझे। और यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कुछ जगह पर वो ऐसी रिक्रूटमेंट कर देते हैं, जैसे आपके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी रिक्रूटमेंट कर दूंगा, 10 या 12 लोग उन्होंने रिक्रूट कर दिए, सरकारों से आउटसोर्सिंग का पैसा ले लिया और भाग गए, फरार हो गए। इस तरह के भी काम जो है कई जगह पर होते हैं। तो हो सकता है हिमाचल में इस तरह का स्कैम भी आगे फिर हो सकता है इस तरफ भी बढ़े, वो इस तरफ की जो है डायरेक्शन भी पकड़ सकता है वो। जी जी जी। तो ये सब जो स्कैम है ये बहुत बुरा है और नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें नौजवानों को बचना चाहिए, मुझे ये लगता है। क्या फर्क है आउटसोर्स में, कॉन्ट्रैक्ट में और एक प्राइवेट नौकरी में? ये बहुत गहरी बात आपने पूछी है क्योंकि ये कुछ लोग जो हैं वो समझते नहीं हैं, कुछ लोग इसको शायद बहुत ऊपरी सतह पे देखते हैं, इसको थोड़ा डीप जानने की ज़रूरत है। मैं आपको तीनों की अलग अलग डेफिनेशन भी बताता हूँ, तीनों में क्या क्या है वो भी बताता हूँ। आउटसोर्सिंग का क्या काम होता है, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरह की चीज़ है। इसको भी थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट की जो जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब्स में क्या होता है, वो एक तरह का एग्रीमेंट है जी, जो एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ है। उस एग्रीमेंट में ऐसा कहा जाता है कि हम तुम्हें एक नौकरी दे रहे हैं, एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हम तुम्हें रिक्रूटमेंट दे रहे हैं और उस पोस्ट की एक फिक्स्ड पीरियड है कि मान लीजिए 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितने साल के लिए भी उसने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि इतने साल का हमारा एग्रीमेंट है, इतने साल तुम हमारे साथ काम करो और हम तुम्हें 5000, 10,000, 15,000 जो भी उन्होंने सैलरी फिक्स की है कि उस फिक्स सैलरी पे हम तुम्हें रखेंगे और उतना ही पैसा तुम्हें देंगे। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को किसी एक ही जॉब पे फिक्स कर रहे हो बहुत लंबे समय के लिए और उसके बाद ना तो आप उसकी प्रमोशन कर रहे हो ना ही आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, तो ये उसके साथ जो है धोखा है, एक तरह की बॉन्डेड लेबर है ये। तो इसको मैं बोलता हूँ लीगल बॉन्डेड लेबर, खास करके कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए। फिर आती है बात आउटसोर्सिंग की और प्राइवेट जॉब्स की। इसमें आउटसोर्सिंग का काम ऐसा होता है कि जैसे कोई भी एक कंपनी या कोई भी सरकारी दफ्तर जो काम वो खुद नहीं करना चाहते वो काम वो किसी और कंपनी को दे देते हैं, बाहर काम को दे देते हैं, किसी और प्राइवेट कंपनी को दे देंगे करने के लिए या किसी स्टार्टअप को दे देंगे करने के लिए। जी जी। तो वो जो काम हुआ वो आउटसोर्स कर दिया गया, यानी खुद ना करके किसी और से करवाना। तो उसमें जो रिक्रूटमेंट की जाती है वो परमानेंट रिक्रूटमेंट भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी का साइज कैसा है। अगर तो वो बड़ी कंपनी है, वो कोई ऐसे इन्फोसिस टाइप या IBM टाइप की बड़ी कंपनी है, IT की कोई बड़ी कंपनी है, तो इनके पास आउटसोर्सिंग के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये लोगों को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये फुल टाइम जॉब भी देते हैं। लेकिन जो छोटी आउटसोर्सिंग कंपनीज हैं ये फुल टाइम जॉब नहीं देती, ये सिर्फ और सिर्फ एक पीरियड की जॉब, एक प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब होती है जिसमें किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर नौजवान को रख दिया जाता है और जब वो प्रोजेक्ट खत्म होगा आउटसोर्सिंग की जॉब भी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने देखा होगा कोविड के दौरान इन्होंने कोविड वॉरियर्स रखे थे, बाद में बहुत ज्यादा शोर मचा, कोविड वॉरियर्स सड़कों पे उतरे, उन्होंने कहा कि हमें परमानेंट नहीं किया गया, हमें आउटसोर्स पे रखा था, हमने इतनी मेहनत करी कोविड के टाइम पे, बुरे समय पर हमने काम किया और हमें परमानेंट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर वो लीगल वे में भी चले जाएं, वो लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे तो वो केस हार जाएंगे क्योंकि वो एक आउटसोर्सिंग की जॉब है और वो प्रोजेक्ट बेस्ड ही होती है। फिर आती है प्राइवेट नौकरी। तो प्राइवेट नौकरी का सीधा हिसाब है, वो कंपनी है वो अपने आप रिक्रूटमेंट कर रही है, कंपनी को जरूरत है किसी स्किल की, वो किसी स्किल को या किसी इंटेलिजेंस को ढूंढ रही है, किसी नॉलेज को ढूंढ रही है और उस नॉलेज के लिए एक सेपरेट रिक्रूटमेंट वो कर रही है। तो वो उस कंपनी के साथ डायरेक्ट काम करना है, तो आप कंपनी के डायरेक्ट एम्प्लॉय हो। अब वो कंपनी की मर्जी है, वो आपको परमानेंट जितना मर्जी साल तक वो रख सकती है, लेकिन वो आपको प्रमोशन भी देगी और वो सैलरी भी बढ़ाएगी जैसे जैसे समय पे सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से। ओके। युवा की आपने बात की जी, तो इन पर ही मेरा एक सवाल है कि आज के युवा को ये गाइडेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं मिलती
और इसके साथ ही दूसरा ये भी सवाल होगा, क्या हिमाचल में पढ़ाई के साथ साथ कुछ नौकरी का भी कुछ सिस्टम होना चाहिए क्या? देखिए, गाइडेंस क्यों नहीं मिलती इसके ऊपर एक बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पुराना है, उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन नहीं है। इसके ऊपर मैंने आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कशन में ये बात कही है। और जब तक हम रिसर्च बेस्ड एजुकेशन नहीं करेंगे, जब तक हम इंडस्ट्री के साथ किसी चीज़ को टाई अप नहीं करेंगे, तब तक वो जो लूप है जो वो हमेशा खाली रहेगा, वो कभी फिल नहीं होगा, वो गैप हमेशा ही खाली रहने वाला है। तो युवा को डायरेक्शन नहीं मिलती, युवा को पता ही नहीं चलता कि उसको किस डायरेक्शन में चलना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, वो उसको ठीक से पता नहीं चलता है। लेकिन जो आपका जो दूसरा सवाल है वो बहुत जरूरी है, वो इसका एक आंसर है, वो इसका सॉल्यूशन है। जी जी जी। कि अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम पे उसकी रिक्रूटमेंट कर देते हो, जिसे कैंपस प्लेसमेंट भी कहा जाता है, वो बहुत एक बढ़िया चीज़ है और वो होनी चाहिए। वो हमारे समाज में और खास करके हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत ही मैंने कम स्तर पे देखा है। वो बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको कैंपस रिक्रूटमेंट नहीं मिलेगी। हिमाचल की बात कर रहा हूँ मैं, और जगह पर है, आपको साउथ में मिलेगी, लेकिन यहाँ जो है वो थोड़ा कम है, हिमाचल प्रदेश में कम है। दूसरी बात कि आप अंदर भी रिसर्च कर सकते हो, पढ़ने के साथ साथ आप रिसर्च कर सकते हो। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, आप जाके गवर्नमेंट से बात कर सकते हो कि भाई आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर करो, हमारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को आप ओपन कर सकते हो, जिसमें आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए बच्चों को ट्रेन करते हो जॉब के अंदर। तो उनको जॉब के आप अंदर उनको ले लेते हो, कम पैसे में आप उनकी ट्रेनिंग करते हो, उनको थोड़े बहुत पैसा देते हो। उससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट है, पढ़ने के साथ साथ उसकी थोड़ी कमाई भी हो जाती है, राइट, स्किल भी वो सीख लेता है, और साथ ही साथ उसको एक्सपीरियंस लेटर भी मिल जाता है, जिससे वो और प्राइवेट नौकरियां फिर कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। फिर बच्चों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किस तरह से सेटअप की जाए, इंडस्ट्रीज को किस तरह से मैनेज किया जाए, स्टार्टअप्स को कैसे क्रिएट किया जाए, ये सब चीज़ें भी सिखानी चाहिए। मेरे हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले हमारी बात हुई थी कॉन्ट्रैक्ट जॉब से रिलेटेड, तो मेरा एक सवाल छूट गया था पीछे। मुझे लगता है कि क्या युवा को कॉन्ट्रैक्ट जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्लियर शब्दों में आप बता दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट जॉब मेरे हिसाब से, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट जॉब को मैं बॉन्डेड लेबर समझता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब युवा को नहीं करनी चाहिए। मैं तीनों में आपको बता देता हूँ कि कौन सी जॉब अच्छी होती है, कौन सी नहीं होती है, जैसे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। हाँ। तो प्राइवेट जॉब को मैं नंबर 1 कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट नौकरी है उसमें कंपनी आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर रही है, आपकी स्किल के हिसाब से, आपकी इंटेलिजेंस के हिसाब से, आपकी एजुकेशन के हिसाब से। जो भी एजुकेशन के हिसाब से आपकी उस टाइम पे जो नौकरी बनती है वो आपको नौकरी दे देते हैं। उसके बाद आप कंपनी में सीखते हो, कंपनी में ग्रो करते हो, जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है आप भी बढ़ते हो, और फिर उसके साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी इंक्रीज होती है। तो आपको प्रमोशन भी दी जाती है, उसके बाद आपकी जैसे सैलरी बढ़ेगी वो भी होता है। जी, जी, जी। तो प्राइवेट कंपनी का ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। अगर युवा के पास प्राइवेट कंपनी का भी ऑप्शन ना हो और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट की जॉब हो या आउटसोर्सिंग की जॉब हो, तो आउटसोर्सिंग की जॉब को वो ढूंढ सकता है कि ये परमानेंट आउटसोर्सिंग की जॉब है या टेम्परेरी आउटसोर्सिंग की जॉब है। अगर परमानेंट आउटसोर्सिंग है वो कर सकता है, क्योंकि वो भी एक तरह का प्राइवेट कंपनी ही है। टेम्परेरी आउटसोर्सिंग है तो करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे प्रोजेक्ट खत्म होगा उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब है बहुत खतरनाक जॉब है, उसमें आपको बांध दिया जाता है एक लंबे समय के लिए, और कम सैलरी पे आपको बांध दिया गया है, ना प्रमोशन आपकी हो रही है, ना कुछ और कर सकते हैं, कुछ और अभी आप नहीं कर सकते, समय नहीं मिलेगा, और काम आपसे इतना ज्यादा लिया जाएगा। मतलब आपको अगर 8 से 5 की भी आपको जॉब हो या 10 से 5 की जॉब है, पर काम आपसे डबल लिया जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि ये सस्ता लेबर है। तो इस तरह की चीजें जो है फिर वो नौजवानों को जो है धोखा देने वाली बात हो जाती है। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो युवा है जी, वो जॉब के लिए इतना परेशान क्यों है, और क्या इस परेशानी का कारण अपोजिशन है या कुछ और कारण है? नहीं, ऑपोजिशन डायरेक्टली तो उसके कारण नहीं है, पर ऑपोजिशन भी इसके बारे में कुछ ठोस कदम नहीं उठाता है। क्योंकि मैंने देखा है खास करके गवर्नमेंट को, तो देखे सब गाली दे देते ही हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई आएगी उसके समय पर अगर कुछ भी बुरा होगा तो हम सब मिल करके बोलने लग जाते हैं गवर्नमेंट को। उसमें चाहे आम इंसान हो, चाहे ऑपोजिशन हो, चाहे मीडिया हो, सब मिल करके जो है वो गवर्नमेंट की फिर बुराई करना शुरू कर देता है। लेकिन ऑपोजिशन का इसमें एक बहुत मेन रोल है। ऑपोजिशन भी अपनी तरफ से कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहा कि युवा की कोई मदद कर रहा हो, युवा को कोई स्किल सिखा रहा हो, या अपनी तरफ से युवा के लिए कोई उसने इंटर्नशिप प्रोग्राम या कोई नॉलेज प्रोग्राम उसने स्टार्ट किया हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही उन्होंने सरकारों को मजबूर किया है कि इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। केवल एक ही चीज़ वो करते हैं कि जब युवा धरने पर बैठेगा तो ऑपोजिशन वहाँ जाएगा, फोटो खिंचवाएगा, बढ़िया सी वीडियो बनाएगा, उसको सोशल मीडिया पे डालेगा और अपनी प्रमोशन करके वो लोग आ जाएंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि इसमें उसका फायदा उठाने वाली बात वो करते हैं। और युवा का तो मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में भी ये बताया था कि
युवा जो है वो इसलिए भी भटक रहा है क्योंकि उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, उसको कोई हेल्प नहीं है, उसकी कोई स्किल की इंप्रूवमेंट नहीं है, पर्सनैलिटी की कोई डेवलपमेंट नहीं की जा रही है, कोई उसको ये नहीं बता रहा है कि किस तरह से आपको इंटरव्यू देनी है, कहाँ कहाँ पे आपको नौकरी भरनी है, फॉर्म आपको कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो बेसिकली युवा एक तरीके से छोड़ दिया है आपने, छोड़ दिया है ना। वो उसको आपने पढ़ने के लिए रखा, उसने बेचारे ने फीस दी, आपने उसको डिग्री दी और उसके बाद छोड़ दिया कि भाई अपने ऊपर जैसे मर्जी फिर आप नौकरी ढूंढो, जो मर्जी करो, हमारी जिम्मेदारी खत्म। समय का भी वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। क्योंकि कितना समय तो युवा जो है इन्हीं चीजों में लगा देता है। अब अगर उसको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि उसको पढ़ने के बाद क्या करना है तो उसका फोकस फिर उस तरफ रहेगा। जब नहीं पता रहेगा तो वो 10 चीजों में टाइम अपना वेस्ट करेगा। आपने बहुत गहरी बात कही ये। तो उस हिसाब से तो इन चीज़ों को, जो एक्स्ट्रा चीज़ें ये है, इनको तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैन हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? हाँ, जैसे एक्स्ट्रा चीज़ मुझे लगता है कि जो एक्स्ट्रा चीज़ अभी आपने कही, मैं आपको थोड़ा उस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है। सबसे पहली तो बात ये है, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो है इलेक्शंस। और यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल में इलेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप देखते हो NSUI बना हुआ है, ABVP जैसे जो दल बने हुए हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उसमें सिवाय लड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं होता। मुझे पता है कि बहुत से युवा ऐसे होंगे हिमाचल प्रदेश के जो इन दोनों दलों में होंगे ऑलरेडी, और वो माइंडसेट है ना, उनका माइंड वॉश किया हुआ है। तो वो माइंड वॉश की वजह से वो हो सकता है मुझे गाली भी दें, लेकिन बात सही उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तो अपनी नौकरी कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि उनको समझनी चाहिए। उनका काम अभी ये इलेक्शनों में लड़ना नहीं है, उनका काम जो है ये कार्यकर्ता बनना नहीं है। उनका काम है अपनी एजुकेशन सही से लेना, अपनी स्किल्स को सही तरीके से सीखना और अपने फ्यूचर को प्लान करना। वो लोग वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। आप आज अगर आप कभी मेरे साथ, आपके पास समय हो तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ले जाऊंगा। उस समय पर जब कभी इलेक्शन चल रहा हो आप वहां जाएं, वहां देखें, बहुत लड़ाई होती है, एक दूसरे का सर तक लोग फाड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप किसी और दल के हैं। अच्छा। और नेताओं को तो मजे लगे हुए। नेता को क्या है, नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक कॉलेज में, हिमाचल प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी में 2 लड़के आपस में किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं। नेता को उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनका सिर्फ फायदा उठाया जाता है इलेक्शंस के समय पर। तो इनको उस चीज से बचना चाहिए, इनको अपना फायदा उठवाने से बचना चाहिए। और फिर के बात एक ही जगह पर आ जाती है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम डिफेक्टिव है, या आपकी राय में कुछ बदलाव होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो क्या बदलाव होने चाहिए? सबसे पहले आपके एजुकेशन सिस्टम में इलेक्शंस का कोई काम नहीं है। इलेक्शंस पूरी तरह से बैन हो जाने चाहिए। जिसको अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है तो वो उसकी निजी पसंद है, वो उसका निजी काम है, वो यूनिवर्सिटी के बाहर जा करके कर सकता है। पढ़ाई के दौरान उसे वो चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने भी बच्चे पढ़ाए हैं, मैंने भी स्टूडेंट्स को बहुत पढ़ाया है। 4 साल तो मैंने टीचिंग भी करी है, और मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूँ कि किसी स्टूडेंट की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके लिए उसको पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत हो। उसको कोई भी राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जो समस्या है वो वैसे भी दूर हो सकती है। और दूसरी चीज़ कि अपनी स्किल को अच्छे तरीके से सीखने की ज़रूरत है। तो स्किल की इम्प्रूवमेंट के लिए एक लैब होती है, स्किल लैब। उस स्किल लैब को इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इंडस्ट्रीज़ के साथ हमें मिल करके अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना पड़ेगा। जो हमारी पढ़ाई का स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्रीज़ के साथ आप बैठिए, इंडस्ट्रीज से पूछिए कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप अपने करिकुलम को डिज़ाइन कीजिए ताकि जो बच्चा है उस टेक्नोलॉजी को पढ़ाई के दौरान सीखे। और जब तक हम ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, जब तक हम इंडस्ट्रीज के साथ नहीं मिलेंगे, तो हम स्टार्टअप्स भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्टार्टअप्स भी जब क्रिएट होते हैं वो प्रॉब्लम्स के ऊपर क्रिएट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हाँ, ये आपने अच्छी कही, क्योंकि सरकार अगर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी तो नेचुरली इंसान या हमारे जो युवा है वो रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। उनको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। और स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत मैं ज़रूरी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप्स को क्रिएट करना एक अलग विषय है, उनकी मेंटेनेंस करना एक अलग विषय है। मेंटेनेंस का मतलब कि उनको बचा के रखना एक अलग विषय है। तो 3 से जो शुरू के 3 और 5 साल का जो पीरियड है किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, या आप कोई मान लीजिए दुकान भी अगर चला रहे हैं, कोई प्राइवेट काम आप कर रहे हैं, शुरू के 3 और 5 साल उसके लिए क्रिटिकल है। उसी 3 से 5 साल के बीच में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये वाली जो फैक्ट्री है, ये वाली जो इंडस्ट्री है वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो उस समय पर जो है सरकारों को उनको बेनिफिट प्रोवाइड करनी चाहिए, कोई मदद देनी चाहिए। जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे दे, कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ उसका प्रोत्साहन बढ़ता रहे। उसको कुछ काम दे, जैसे आउटसोर्सिंग का काम ये बड़ी बड़ी कंपनीज को, अडानी अंबानी को देना बंद किया जाए, उसकी जगह छोटे स्टार्टअप्स को ये देना शुरू किया जाए। और उसको डिवाइड कर सकते हो, अगर बड़ा काम है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो और 4 छोटे स्टार्टअप्स को दे दो।
तो वो काम जो है 4 छोटे स्टार्टअप्स करेंगे, उनको फिर बढ़ावा भी मिलेगा, काम उनको मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा उनको पैसा दो, मैं ये कह रहा हूँ उनको काम दो। राइट। तो काम से वो चीज जल्दी सीखेंगे, उनका स्टार्टअप अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, और साथ ही फिर उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना, इस तरह की चीजें जब आप उसके साथ मिला देंगे तो आपका स्टार्टअप फिर फेल नहीं हो सकता। आपके नज़रिए से हिमाचल प्रदेश सरकार को क्या ऐसा इम्प्रूव करना चाहिए या क्या स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए जिससे क्या है बेरोजगारी से निपटा जा सके और युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा हो सके? बेरोजगारी से निपटना हो या युवा के लिए नए रोजगार पैदा करना हो या कर्ज से निकलना हो, उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो साइंस टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट है और नए इंडस्ट्रीज को क्रिएट करना है। आपको नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने हैं, नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करनी है। भ्रष्टाचार को आपको अपने प्रदेश से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका भ्रष्टाचार जो है ना, वो एक ऐसा कीड़ा है जो आपके प्रदेश को खोखला करे जा रहा है, और उसी की वजह से बहुत सारी चीजें नहीं होती। मैं आपको मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उसकी एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे फादर बीमार चल रहे थे कुछ टाइम, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, स्पाइन में चोट लग गई थी, तो उसके इलाज हम करवा रहे थे। एक डॉक्टर थे बहुत मशहूर, वो भी फॉरेन कंट्री से पढ़ के आए थे। MBBS उन्होंने इंडिया से ही करी, उसके बाद वो फॉरेन चले गए थे अपने मास्टर्स के लिए भी, और उन्होंने PhD भी करी डॉक्टर करने के बाद। और काफ़ी पढ़े लिखे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे वो डॉक्टर। रफली 45 या 50 ईयर्स के आसपास की उनकी एज थी, और मेरी उनसे दोस्ती तब हुई जब मैंने अपने फादर का इलाज उनसे करवाया। तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती हुई। वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, उनका ये मन में एक आइडिया उनके आया कि मैं इंडिया में अपने देश के अंदर एक हॉस्पिटल खोलता हूँ। और उनके वो विचार बहुत नेक विचार थे, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अमीर लोग जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं उनसे तो जो नॉर्मल फीस है वो लेनी है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको कम रेट पे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ वो देना चाहते थे। ये उनका आइडिया था। लेकिन भ्रष्टाचार ने उनको वो हॉस्पिटल खोलने ही नहीं दिया। ऐसा क्यों? वो पूरे 4 साल इस चीज़ में लगे रहे। आपको हॉस्पिटल खोलना है, परमिशंस लगेंगी, परमिशंस में भ्रष्टाचार है, यहाँ पैसा खिलाओ, वहाँ पैसा खिलाओ। कभी हॉस्पिटल के लिए वो आएंगे ऑडिट करने के लिए, वहाँ पैसा खिलाओ। उन्होंने खोल भी दी थी, बिल्डिंग भी खरीद ली थी, लेकिन उसके अंदर जब इक्विपमेंट डाला तो इक्विपमेंट की चेकिंग के लिए भी लोग आते हैं सरकारी, उस टाइम भी वो पैसा मांग रहे थे, हर चीज़ में वो पैसा मांग रहे थे। अल्टीमेटली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस देश में अब नहीं खोलना है, मैं वापस से फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, वही देश अच्छा है, कम से कम ईमानदार तो है। तो आप ये सोच के देखिए कि आपका जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंस है, आप उसको अपने आप ही बाहर भेज रहे हो, उसको मजबूर कर रहे हो कि वो बाहर की कंट्रीज में जाए, वो इस कंट्री में सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ये चीज़ तो आपको बदलनी पड़ेगी। देखिए, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, ये हो सकता है कड़वी सच्चाई है, जानते सब है लेकिन मानता कोई नहीं। ओके, हमारे देश में जात के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट एकत्र किए जाते हैं, और हमारा जो नौजवान है उसकी चपेट में आ जाता है। तो आपको क्या लगता है ये सिस्टम कैसे काम करता है और इसे ब्रेक करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इस बात को शुरू करता हूँ। वो एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बाद में रिलेट करके आपको बताऊंगा। जब हम इस देश में रहते हैं, अपने देश में जब हम रहेंगे, तो हम ये जात पात में पड़े रहेंगे, हम धर्म में पड़े रहेंगे, और किसी की एक पूजा करने का तरीका है, किसी की दूसरा पूजा करने का अपना तरीका है, उस तरीके के झगड़े में ही हम पड़े रहेंगे। और उससे क्या होता है, उससे आपस में जो है ना रंजिश इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है सोसाइटी के अंदर, एक दूसरे के प्रति नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप सकारात्मक चीज़ को सोच नहीं पाते, आपकी वो थिंकिंग फिर उस लेवल पे नहीं जाती जिस लेवल पे जानी चाहिए। अब यहीं से अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हो, वही व्यक्ति है, वही इंसान जब फॉरेन कंट्री में चला जाता है, तो वहां पर एक दूसरे के साथ आपको सद्भावना से रहना पड़ता है मजबूरी में, फिर भी आप रह रहे हो। जब आप वहां रह सकते हो तो अपने देश में रहने में आपको क्या प्रॉब्लम है? पहली बात तो ये है, यहां से मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूं इस बात की। दूसरी बात जो मेन चीज़ है कि सिस्टम कैसे काम करता है, वो सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि हमारे देश में आपको पता है कि हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, आपको पता है अलग अलग तरह की जात है, अलग अलग तरह के हम रिलीजन्स बिलोंग करते हैं। हमारे देश में बहुत वास्ट है, ये बहुत रिच कल्चर है हम लोगों का, और ये हमारी ताकत बन सकता था, लेकिन हमने इसको अपनी कमजोरी बना लिया। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास सोचिए कितना बड़ा और कितना रिच कल्चर है कि अलग अलग तरह की हम चीजें करते हैं, अलग अलग तरह से हम सोचते हैं, हमारे पे इतनी ताकत है, सबके दिमाग एकत्र हो जाते तो कुछ बहुत बहुत बढ़िया हम काम कर सकते थे। लेकिन हमने वो नहीं किया। हम अलग अलग जात में, अलग अलग नाम में, अब आपके नाम के पीछे सरनेम कुछ और होगा, मेरे नाम के पीछे सरनेम अगर कुछ और होगा, तो मैं आपसे बिना बात के लिए नफरत कर रहा हूँ, उससे कुछ भी कोई फायदा नहीं है। उससे इंसान तो इंसान ही रहने वाला है, वही आपका शरीर भी वही हड्डी मांस का ही है,
मेरा शरीर भी हड्डी मांस का ही है, उसका कोई यूज ही नहीं है, कोई अगर उसकी डीप स्टडी करे तो उसमें कुछ यूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके अंदर पड़े रहते हैं। तो ये जो हमारी एक कह लो कि लूप होल कह लो इसको आप सोसाइटी का, या हमारे देश की एक आप बदकिस्मती कह लो, कमजोर कुछ कह लो, उसकी वजह से जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनेता हैं, ये इन सब चीज़ों का फायदा उठाते हैं और झूठ को फैला देते हैं। अब झूठ फैलाने के लिए सोशल मीडिया बहुत ईजी टारगेट हो गया, बहुत ईजी सॉल्यूशन आप कह लीजिए हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे चेक तो हो नहीं रही है कोई चीज़। आप आज बोल दोगे अगर कि फलानी जगह पर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ, तो वो बोल देंगे कि हाँ जी हो गया। कौन कंफर्म करने जा रहा है? कोई कंफर्म करने नहीं जा रहा है। और उसके चक्कर में हम क्यों पड़े हुए हैं? हमें पड़े उसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब जो नौजवान है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाता है? वो अट्रैक्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सोशल मीडिया का यूज बहुत कर रहा है, उसको देख बहुत रहा है। अब बार बार आपको जब एक ही चीज दिखाई जाएगी तो कभी ना कभी आपका ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेगा कि हो सकता है सच हो, इसलिए दिखाई जा रही हो। फिर मेन मीडिया भी जो हमारा है ना, वो भी सही रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो सोशल मीडिया की खबरों को मेन मीडिया में दिखाया जा रहा है आजकल, और ये जो पूरा सर्कल है यही नौजवानों को खराब कर रहा है, बरगला रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। और जो नौजवान है बेचारे मुफ्त के कार्यकर्ता बने हुए हैं। मुझे तो कई बार इतनी शर्म आती है और इतनी हंसी भी आती है। मैंने आपको अभी बताया भी इससे पहले कि यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल में जो इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उसका एक कारण ये भी है क्योंकि नौजवान जो है वो आपने उसको अननेसेसरी पॉलिटिक्स में फंसाया हुआ है। उसको ज़रूरत ही नहीं थी पॉलिटिक्स में आने की। अभी अगर वो आना चाहे, उसका मन है पॉलिटिक्स में आने का, वो फिर उसके हिसाब से स्टडी करके, पढ़ाई करके और फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। वो कोई मना नहीं कर रहा है उसको करने के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें क्या क्रिएट कर रही हैं समाज के अंदर? डिवाइड को क्रिएट कर रही हैं। क्योंकि अब एक यंग आदमी, उसके दिमाग में पहले ही आ गया कि मैं फलानी पॉलिटिकल पार्टी का हूं, तो मेरी सोच तो ऐसे ही चलनी चाहिए। अब वो साइंटिफिक भी नहीं सोच रहा, वो अपनी समझ को साइंटिफिक भी नहीं रख रहा, खुला भी नहीं रख रहा, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। आपने बात की कि हमारा देश जो है वो धर्म में, जातियों में बटा हुआ है, और मतलब इस चीज़ का फ़ायदा पॉलिटिकल पार्टी बड़ी बखूबी से निभाते हैं। ये आपका इसमें बताया आपने। अब मेरा ये सवाल है कि जब हमें पता है हम लोग एक होकर देश को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, तो फिर बड़े प्रभावशाली लोग, राजनीतिक बड़ी पार्टियां या बड़े लोग इस चीज़ को क्रैक क्यों नहीं करते हैं? वो इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं करते और आगे क्यों नहीं, ऊपर क्यों नहीं बढ़ पाते इस चीज़ से? देखिए, अगर वो इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे, अगर उन्होंने ये जो हमारा बंटवारा है, जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जिसको बोलते हैं, जो अंग्रेज़ों ने भी हमारे साथ की है, जिसका भुगतान हम आज भी कर रहे हैं। राइट। आप देख ही रहे हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झगड़ा खत्म होता ही नहीं है। ये तो मुझे लगता है ये तो एक इन्फिनिटी हाँ, तो ये उन्होंने भी हमारे साथ यही किया था, डिवाइड करो और रूल करो। इन्होंने भी वही किया, क्योंकि ये हमको रूल करना चाहते हैं। आप इस चीज़ को समझिए, इनका माइंडसेट क्या है। नेताओं का माइंडसेट आपका काम करना नहीं है। नेता अपने आप को आपके लिए जो है जवाबदेह महसूस नहीं करता। उसको नहीं लगता कि आपने उसको जिताया है तो उसकी जिम्मेदारी है। वो आप जिम्मेदारी महसूस नहीं करता है। वो आपके ऊपर राज करना चाहता है, वो आपको प्रजा की तरह ट्रीट करना चाहता है, और उसे करने के लिए वो आपको डिवाइड करेगा ही करेगा, क्योंकि वहीं उसको फायदा नजर आएगा। तो जहां उसको फायदा नजर आएगा वो फायदे का ही काम करेगा नेता। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात इसमें यहाँ पे ये आ जाती है कि जितने भी ये जो दल हैं, अगर ये इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तो फिर इनको काम के ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो बात खत्म हो जाएगी, मुद्दा खत्म हो गया। अब जनता का जो ध्यान है सारा काम की तरफ आ जाएगा, तो जनता भी पूछने लग जाएगी भाई कौन सा काम किया। अब जब कुछ काम किया ही नहीं है तो दिखाएंगे क्या, बताएंगे क्या। तो ये अपनी उन चीज़ों को छुपाने के लिए, उन चीज़ों को दबाने के लिए जनता का ध्यान इधर उधर लगा के रखते हैं, फिजूल के कामों में लगा के रखते हैं, ताकि जनता का ध्यान ना जाए, ना जनता सवाल करे इनसे, और ये मौज कर सके अपनी आराम से। यही इसके पीछे की जो है जो रियल रीजन है। मैंने आपको सीधे संक्षिप्त में बता दिया। हमारे भारत में कहा जाता है ना कि चौथा स्तंभ मीडिया है, पत्रकारिता है जी, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो चौथा स्तंभ है, जो चौथा पिलर है हमारे भारत का, वो सही तरीके से काम कर रहा है? नहीं, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। हमारा जो चौथा स्तंभ है वो लंगड़ा है। अब अगर मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है फंसे इस बात पे, लेकिन ये सच्ची बात है। मैं आपको इसकी एक पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि मीडिया पहले कैसे था और अब कैसे, और उसमें चेंज कैसे आया, वो समझना आपको ज़रूरी है। अब अगर जैसे मेरी उम्र अभी 40 साल है, तो जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनके लिए थोड़ा पीछे जाना आसान होगा। आज से 15 साल पहले पीछे जाके देखिए, जब एक ही टीवी चैनल हुआ करता था, जब दूरदर्शन हुआ करता था, या थोड़े टीवी चैनल्स हुआ करते थे, उस समय का मीडिया कैसा था और आज का मीडिया कैसा है। तो पहले के ज़माने में दो मीडिया जो थे वो मेन मीडिया थे। एक तो आपका प्रिंटेड मीडिया जिसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आती थी,
और एक आपका हो गया मेन मीडिया जो आपका टीवी मीडिया था, डिजिटल मीडिया हम बोलते हैं जिसे। तो टीवी के जरिए आप न्यूज़ देखा करते थे, और अगर उस न्यूज़ को थोड़ा और डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो आप अखबार देखा करते थे। और जो न्यूज़ टीवी पे दिखाई जाती थी वो इस तरीके से नहीं कि वो आपको बस न्यूज़ दिखाने के लिए दिखा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। पहले वो पूरी उस न्यूज़ की जांच पड़ताल करते थे, उनकी टीम होती थी जो ग्राउंड लेवल पे जाती थी, ग्राउंड लेवल पे देखती थी कि ये वाली न्यूज़ की क्या असलियत है, इसके पीछे के क्या तथ्य हैं, क्या उसमें बात है, कोई ये जो खबर है ये दिखाने लायक है या नहीं है, क्या ये खबर हमारे समाज को जोड़ने वाली है कि हमारे समाज को तोड़ने वाली है। तो उसको उस तरीके से भी प्रेजेंट किया जाता था कि समाज उससे टूटे ना। तो मान लीजिए कि अगर कोई झगड़े की भी बात है तो वो उसको ऐसा नहीं बताते थे कि तुम झगड़ा हो गया है और आप लोग जो है उससे नेगेटिव मीनिंग ले लो। वो उसको इस तरीके से दिखाते थे कि झगड़ा हुआ लेकिन हमें ये चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए कि हमें किसी तरीके से उसको रोकना है। तो वो पॉजिटिव नज़रिए से वो न्यूज़ की प्रेजेंटेशन होती थी। और न्यूज़पेपर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो न्यूज़पेपर्स में भी जैसे अगर 30 पेज का न्यूज़पेपर है या 20 पेज का न्यूज़पेपर है तो पहले क्या होता था, 1 या 2 पेज में एडवर्टीजमेंट्स होती थी, बाकी सारी खबरें होती थी। ओके। और अब आज की अगर हम बात करें, अब फ्रंट पेज में एडवर्टीजमेंट होती है पूरे पेज। बिल्कुल। अब आज अगर देखें तो पहले तो मीडिया 3 स्तरों में बट गया है। एक तो आपका ये आ गया मेन मीडिया, जिसको हम अब डिजिटल मीडिया बोल रहे हैं, वो मेन मीडिया आ गया हमारा। दूसरा हमारा क्या आ गया, प्रिंटेड मीडिया, फिर से वही मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, अब तो बैनर्स, पोस्टर्स और पता नहीं क्या क्या उसमें चल गया है, ऐड हो गया है। और फिर हमारा आ जाता है ये जो सोशल मीडिया। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है मेन मीडिया, आप उसको देखो, उसका अब सिर्फ और सिर्फ एक ही काम रह गया है, टीआरपी बनाना। उसे कोई मतलब नहीं है कि खबर सच्ची है कि झूठी है, उसे कोई मतलब नहीं है कि उस खबर से समाज के अंदर क्या इफेक्ट होगा, उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से सिवाय इसके कि मुझे टीआरपी चाहिए, मुझे अपने न्यूज़ चैनल में कमाई चाहिए, मुझे अपने न्यूज़ चैनल को बड़ा बनाना है। आजकल होड़ लगी हुई है सभी न्यूज़ चैनल्स के बीच में कि मुझे बड़ा बनना है तुझसे। तो आप देखेंगे कभी न्यूज़ चैनल वाले बोलेंगे सबसे तेज, सबसे आगे, सबसे पहली खबर। उससे बोलने की क्या ज़रूरत है, खबर तो खबर है, पहले आगे पीछे तेज ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर की सच्चाई पे फर्क पड़ता है कि खबर सच्ची है या झूठी है। लेकिन मेन मीडिया क्या कर रहा है, वो उसको एक इस तरह टीवी शो के जरिए प्रेजेंट कर रहा है। फिर उसमें आप देखोगे कि कभी बाबा चला हुआ है उसके अंदर, कभी तो वो आपका वर्षफल बताने लग जाएंगे, कभी वो उसमें कोई और ज्ञान देने लग जाएंगे। जो मेन चीज़ है वो नहीं है। उसके अलावा टीवी चैनल में आजकल सब कुछ है। कभी सास बहू के सीरियल का एनालिसिस करने बैठ जाएंगे, उसकी क्या ज़रूरत है आम इंसान को। वो सीरियल भी कोई नहीं देखता वैसे, अगर जो लोग देख भी रहे होंगे उनको भी बोलूँगा कि थोड़ा छोड़ दो, उससे बाहर आओ, क्योंकि घरों में झगड़े बढ़ते हैं ऐसी चीज़ें देखने से। वो सब भी प्रमोट आपका टीवी चैनल जो बड़े आराम से कर रहा है। फिर एक जो ये टीवी चैनल से क्या कर रहे हैं, जो एक बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं कि आप इनको पैसा दो, अगर आप थोड़े ज़्यादा अमीर हो तो पैसा खर्चो और जितनी मर्जी जो मर्जी न्यूज़ चलवा लो, अपनी प्रमोशन करानी है अपने प्रमोशन करवा लो। अगर आप अमीर हैं तो करवा सकते हैं बहुत आराम से। फिर बात आ जाती है प्रिंटेड मीडिया की, जो है न्यूज़पेपर्स। तो जैसा कि आपने कहा, पहले ही पेज से आप देखेंगे आजकल तो एड्स ही शुरू होती हैं। तो न्यूज़पेपर अगर 20 पेज का है तो आज 2 पेज में खबर है, बाकी 18 के 18 पेज जो है वो एडवर्टीजमेंट है। उसमें भी सीधी बात है, आप पैसा दो, अपनी एडवर्टीजमेंट चला लो, आप अपना पूरी बड़ी सी तस्वीर उसमें खिंचवा लो। और अगर आप अपने आप को बड़ा नेता दिखाना चाहते हो तो बड़ा नेता दिखा लो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। वो पूछ ही नहीं रही, वो पड़ताल भी नहीं कर रहे हो, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये वाकई में नेता है। अगर आप बोलो कि मैं नेता हूँ, ये पैसे पकड़ो मेरी फोटो छाप दो, वो छाप देंगे। वो ये भी नहीं देखेंगे कि उस राज्य में असल में नेता है भी है। इस तरह की हालत आज मीडिया की है। और सोशल मीडिया तो सबसे खतरनाक मीडिया है। इसका तो एक ही काम है, झूठ फैलाओ, वीडियोस को तोड़ मरोड़ के, आधी वीडियो यहाँ से कट करी, आधी वीडियो वहां से कट करी, जोड़ के एक वीडियो बना दी, मीम बना दो, कॉमेडी बना दो और बस उसको चलाते रहो। ये सोशल मीडिया का काम चल रहा है। तो मीडिया अपना रोल बिल्कुल ढंग से प्ले नहीं कर रहा, वो चौथे स्तंभ की तरह काम नहीं कर रहा, वो समाज की बुराइयों को दिखा नहीं रहा, क्लियर तरीके से नहीं दिखा रहा, वो गवर्नमेंट्स की अच्छाई और बुराई को नहीं दिखा रहा, वो ये नहीं बता रहा है कि समाज किस तरीके से जुड़ेगा, किस तरीके से चलेगा। बहुत गहरी बात कही आपने। और जैसे कि हम पॉडकास्ट के अंत में आ रहे हैं, तो चीज़ें तो हमने बता दी कि ये हो रहा है। अब मेरा ये सवाल है कि कैसे एक आम नागरिक इस धोखे से बचे कि जो वो खबर मीडिया पर देख रहा है या सोशल मीडिया पर भी अब तो खबरें इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है कि ऐसा लगता है कि शायद सच्ची हो। तो कैसे वो झूठ और सच का भेद पता करे और अपने आप को इस धोखे से बचाए? सबसे पहली चीज़, अपने जो दिमाग है उसको खुला रखो
और इसमें ऐसा सच बचने की कोई ऐसा नहीं कि कोई तरीका है कि कोई स्टेप्स हैं कि आप फॉलो करोगे तो बच जाओगे। इसमें आपका अपना ही जो दिमाग है वही काम करेगा। तो खुद सच्चे बनो। जब तक आप खुद सच्चे नहीं होगे तो आप इस तरह के झूठ को जो है ना फिर सच मान ही लेंगे। आप खुद सच्चे होंगे तो आपके मन में आएगा, मैं इसकी पड़ताल करता हूँ। फिर अगर कोई खबर आपको दिखाई जा रही है तो उस खबर के पूरी डीप डेप्थ में जाओ। उसको एक जगह से मत देखो, 4-5 जगह से देखो, फिर मैच करो कि ये खबर 4-5 जगह किस तरीके से दिखाई जा रही है। कहीं इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपसे छूट गई हो। या देखो कि सीधा एक तरफा फैसला मत लो। हाँ, इमीडिएटली डिसीजन मत लो। अगर कहीं झगड़ा दिखाया जा रहा है तो आप मुंह उठा करके सीधा तलवारें लेकर के अगर लड़ाई करने चले जाओगे बिना सोचे समझे तो दंगे होंगे हमारे देश के अंदर, जो नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई ऐसी भी चीज आपको दिखाई जा रही है तो उस पर विश्वास मत करो। विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको चाहे टीवी दिखाए, चाहे आपको सोशल मीडिया दिखाए, चाहे न्यूज़पेपर में भी छपाए, विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। 1% भी अगर मान लेते हैं कि कोई खबर सच्ची भी दिखाई गई है, अगर मैं उस पर विश्वास नहीं करूं उस सच्ची खबर के ऊपर, मेरा नुकसान क्या है उसमें? कोई नुकसान नहीं है। मैं उसको थोड़े दिनों बाद एक्सेप्ट कर लूंगा कि हाँ भाई वो बात सच्ची थी, लेकिन मुझे इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो। हर एक को फॉलो मत करो। फॉलो उसको करो जिसकी बात आपको अच्छी लगती हो। फॉलो उसको करो जो आपको कुछ सिखा रहा हो, आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हो, या आपको कोई ऐसी चीज़ दे रहा हो जिससे आपका फ़ायदा हो सकता हो। तब आप उस व्यक्ति को फॉलो करो। हर एक को फॉलो करोगे तो वो आपसे कुछ भी काम जो है करवाएंगे। और एक सोशल मीडिया पे चीज़ बहुत आम है, आपने भी सुनी होगी कई बार, जैसे सोशल मीडिया के थ्रू कई बच्चे जो है शादी भी कर लेते हैं। बेचारे कई जो यंग लोग हैं वो शादी वादी कर लेते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि उनको धोखा दे दिया गया है। कुछ और बोल करके शादी कर लिया, असल में कुछ और निकला। इस तरह की घटनाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहो। हर एक से दोस्ती भी मत करो, हर एक के फॉलोअर मत बनो, हर एक के साथ मत जाओ बाहर। अगर आपने किसी को दोस्त बनाना है पहले उसकी पड़ताल करो अच्छे से। तो इसी तरीके से खबर की भी पड़ताल करो। इस धोखे से बचने का यही तरीका है। और अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं करोगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे, एकदम ब्लाइंड फॉलो करोगे और बस सीधा इमीडिएट रिएक्शन दोगे, तो हो सकता है उसको आपको भी भुगतना पड़े या आपके बच्चों को भी भुगतना पड़े। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया और मुझे लगता है कि लोगों तक बात पहुंची होगी। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में वादा किया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेप्थ में चीज़ों का पता लगेगा, डीप पता लगेगा और कुछ एक शॉकिंग फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस का दिमाग थोड़ा सा, वैसे तो हमारी ऑडियंस वैसे ही बड़े अच्छे दिमाग वाली है और उनके अंदर जानकारी आई होगी, ये मेरा एक उम्मीद है। और मुझे लगता है कि अभी के लिए, आज के लिए, इस पॉडकास्ट के लिए इतना काफ़ी है। और जी, जनता पर छोड़ते हैं हम। आपको क्या अच्छा लगा? चलिए, जो अच्छा है वो सब आपका है, जो आपको खराब लगा वो सब हमारा है। कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जनता अगर हमें कोई फीडबैक देना चाह रही है, अगर वो चाह रही है कि हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करें या किसी और टॉपिक पे बात करें, तो वो एक बार ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। हम उस टॉपिक को भी इंक्लूड करेंगे, उस फीडबैक को भी इंक्लूड करेंगे और अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और कमेंट ज़रूर कर दें। कुछ सवाल आपके मन में है तो वो कमेंट ज़रूर कर दें। नेक्स्ट पॉडकास्ट अगर करेंगे हम कभी सर के साथ तो हम वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और जो नए आए हैं, जिन्होंने पहली बार हमारी वीडियो देखी है, उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, भाई बहनों में ज़रूर शेयर करें, एक अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि एंटरटेनमेंट की तो चलो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन ज्ञान की चीज़ें बहुत ढूंढ कर मिलती है सोशल मीडिया पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से मुझे बुलाया, मुझे अपनी शो का पार्ट बनाते हैं और हमेशा अच्छे मुद्दों को आप डिस्कस करते हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद आपका। और आपके सभी जो व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बस ये तो हमारी जिम्मेदारी सी बन गई अब कि चलिए, जो हमें अच्छा लगता है उस चीज़ को हमें आगे लाना चाहिए। और तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। बहुत सारा प्यार दीजिए हमें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय माता दी, जय बिजली महादेव, जय बिजली महादेव।